जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ऊपर वाले ने कायनात की तख्लीक की और उसकी इस तख्लीक में सबसे हसीन मखलूक बनाया हम इंसानों को, और फिर हमें एक बहुत ही खूबसूरत अदा बख्श दी, दिल के जज्बातों को अपनों से बांटने की। अब वो अपने चाहे दूर हों या पास, पर इजहार कल्ब जरूरी हो गया। तो फिर इस हसीन काम को अंजाम दिया जुबान ने। पर जुबान का मामला कुछ इस कदर तवील हुआ कि देखते देखते पूरी दुनिया में करीब 7100 जुबानें पैदा हो गईं। अब जब जुबानें इतनी, तो कौन किसकी सुने और क्या समझे। घड़ी मुश्किल की तो थी, क्योंकि इन जुबानों की वजह से दुनिया सिमटने लगी। फिर कुछ दीवानों ने इस मुश्किल का हल भी निकाला और पूरी दुनिया को एक जुबानी माले में पिरो दिया, ताकि हर कोई एक दूसरे से इजहार कर सके, उन्हें समझ सके। और ये दीवानगी कामयाब भी हुई। ये दीवानगी थी मौसीकी। मौसीकी वो हसीन एहसास है जिसके जरिए सदियों से दिलों में उतरने का सिलसिला चला आ रहा है, और इसी कड़ी में एक से बढ़कर एक हुनरमंद आए, और उनमें से एक बहुत बड़ा नाम पद्म भूषण बड़े गुलाम अली खान साहब का आता है। याद किया कि जाए या दुख सा न जाए, याद किया कि आए, याद किया कि आएगा, याद किया कि आए। ये आवाज नहीं बल्कि जादूगरी है, और इस जादूगरी की दुनिया में आमद आज के ही दिन हुई, यानी 2 अप्रैल 1902 में बड़े गुलाम अली खान साहब की पैदाइश हुई। जगह थी कसूर, जो ब्रिटिश इंडिया के पंजाब प्रोविंस में पड़ती थी। पर बंटवारे के उस मनहूस हादसे के बाद वो पाकिस्तान में रह गए। पर कहते हैं ना, बंटवारा जमीन का कर सकते हो, मुश्किल नहीं है, पर बंटवारा दिल का जरा मुमकिन नहीं है। नतीजा खान साहब एक बार फिर हमारे हो गए, और इस कदर हुए कि सुपुर्दे खाक भी हिंदुस्तान में हुए, और आज भी हैदराबाद के बशीर बाग पैलेस में वो आराम फरमा रहे हैं। मुझे लगता है कि वो खाके ज़मीं भी खुद पर फख्र कर रही होगी कि कौन है जिसे हमने अपनी आगोश में लिया हुआ है। ठीक उसी तरह जिस तरह उनकी तारीफ में इस्तेमाल किए जा रहे अल्फाज में भी सितारों से चमक आ जाती है। इस कद के वो फनकार रह चुके हैं कि उनकी शोहरत से खुद शोहरत भी मशहूर हो जाती है। और उसी तरह आज जिस लम्हे में हम उनकी यौम पैदाइश को मना रहे हैं, चंद पल बाद ये लम्हे भी यादगार बन जाएंगे। तो इन यादों के शामियाने तले आप भी मौजूद रहिए, जुड़े रहिए हमारे साथ, और आप भी बनिए इन यादगार पलों के गवाह। कहते हैं ना, रंग लाती है हिना पत्थर पे घिस जाने के बाद। जो मकाम, जो शोहरत, लाखों दिलों में जो जगह बड़े गुलाम अली खान साहब ने हासिल की है, वो यूं ही तो मैसर होती नहीं है। इसके पीछे एक शिद्दत, लगन, गजब की मेहनत और मौसीकी से बेशुमार मोहब्बत के साथ साथ एक जिद भी जुड़ी है। तब कहीं सदियों में एक बड़े गुलाम अली खान साहब पैदा होते हैं। क्या करूं सजने यार न पालम, क्या करूं सजने यार न पालम,
तड़पत बीती मोरे उन बिन रतिया आरे न बालम का करू सजन आरे न बाल रोवत रोवत कल आया तड़प तड़प मोरा कल आया निस दिन मोहे विद्या सताए याद आवता जब उनके बतिया अरे न बाल में का कदू सजने अरे न बाल का कदू सजने अरे न बाल। वैसे बचपन उस आंगन से शुरू हुआ जहां मौसीकी ने पहले ही अपना घर कर लिया था। उनके वालिद अली बख्श खान रवायती गुलकार थे और उन्होंने अपने दोस्त फतेह अली खान साहब के साथ मिलकर पटियाला घराना का आगाज किया था और उसी घराने की पैरवी बड़े गुलाम अली खान साहब भी करते रहे। पर खान साहब ने जब मौसीकी की दुनिया में एक अलग आला मकाम हासिल कर लिया तो उस घराने का नाम पटियाला कसूर घराने से मशहूर हो गया। हाँ, पर मशहूर होने का आगाज कैसे और कहां से हुआ, चलिए उस पर एक नजर डालते हैं। जुड़े रहिए हमारे साथ। हाँ, तो फिर हम बातें कर रहे थे कि बड़े गुलाम अली खान साहब की मौसीकी के सफर के आगाज का। वालिद तो उस्ताद थे ही और पारखी भी निकले। हुआ ये था कि एक बार बहुत ही छोटे में बड़े गुलाम अली खान साहब ने वो तान ले ली जिस तान पे उनके वालिद और उनके चचा गाया करते थे। बड़े गुलाम अली खान साहब ने खुद कभी बताया था कि उन्हें ये याद नहीं कि किस उम्र में उन्होंने 12th नोट्स पर मास्टरी हासिल कर ली, पर इतनी खबर जरूर है कि उम्र के 3-4 साल में अंदाजा लग गया था कि ये 12th नोट्स हैं क्या। पर फिर मौसीकी की जुबान मेरी मादरी जुबान बन गई थी। और जब वालिद अली बख्श खां को बड़े गुलाम अली खान साहब की काबिलियत का अंदाजा लग गया तो करीब 7 साल की उम्र में उन्होंने बड़े गुलाम अली खान साहब को उनके चचा उस्ताद काले खान साहब के हवाले कर दिया और अगले 10 साल वो अपने चचा की शागिर्दी में मौसीकी में महारत हासिल करते रहे। फिर जब उनके चचा का इंतकाल हो गया तो फिर उनके वालिद ने मौसीकी की बारीकियां सिखानी शुरू कर दी। चचा काले खान की मौत के साथ एक वाकया जुड़ा है जो बड़े गुलाम अली खान साहब ने खुद कभी बताया था। दरअसल किसी मौके पर किसी मौसीकार ने यह कह दिया कि उस्ताद काले खान साहब की मौत के साथ मौसीकी भी खत्म हो गई। ये सुनते ही बड़े गुलाम अली खान साहब ने एक अहद ले ली, खुद से जिद कर ली कि ऐसा हरगिज होने नहीं देंगे। अपने चचा उस्ताद की सिखाई हुई मौसीकी को हम मिटने नहीं देंगे। फिर क्या रात, क्या दिन, क्या नींद, क्या आराम, क्या धूप, क्या बारिश, सुख दुख, सब मौसीकी पर फना और बस रियाज रियाज और रियाज करते गए। और ऐसे में उन्होंने अपने वालिद अली बख्श खान साहब से भी सीखनी शुरू कर दी और फिर इनके कंपोजिशन और रागों का रियाज शुरू कर दिया। काफी मश्क के बाद दुनिया को यह बता दिया कि ना काले खान साहब और ना ही उनकी मौसीकी ना ही इस दुनिया से गई है और ना ही कभी जा सकती है। बड़े गुलाम अली खान साहब की तालीम ने उन्हें यह जरूर सिखा दिया कि जब भी सुर लगाओ तो प्योर हो, सही हो और इसका पूरा ख्याल भी रखा जाए। और शायद यही सारी खासियतें बड़े गुलाम अली खान साहब को वो जगह देती है कि जब भी हिंदुस्तानी रवायती मौसीकी का जिक्र चले तो पहला नाम बड़े गुलाम अली खान साहब का ही आता है। खान साहब ने मौसीकी के साथ ईमानदारी से अपना रिश्ता निभाया, उसे निभाना सीखा, क्योंकि उनकी मौसीकी का मतलब लोगों के दिल ही नहीं उनकी रूह को भी छूना था। और ये इशारा उस दौर के बाकी गुलकारों और मौसीकारों के लिए भी था। उनका यह भी मानना था कि एक आवाज सिर्फ खुदाई तोहफा बन नहीं है
बल्कि उस खुदाई आवाज को कमाना पड़ता है, उसकी पॉलिशिंग करके उसे नफीस बनाना पड़ता है। और खान साहब ने बाज़ाब्ता इतनी मेहनत की है अपने सुरों पे, अपनी आवाज पे और उसकी चमक धमक पर, और इसकी गवाही उनकी गायकी देती है। तो फिलहाल आप भी बने रहिए आज के अफसाने के साथ जो बड़े गुलाम अली खान साहब के नाम है। बड़े गुलाम अली खान साहब की जुबानी एक और बात आपसे शेयर करता चलूं, उनकी मौसीकी से रिश्ता बताता चलूं। उन्होंने कहा था कि मौसीकी मेरी ग़िज़ा से, खाने से भी ज्यादा जरूरी है। ये मेरी रूह है और इसके बिना मैं रह नहीं सकता। बिना मौसीकी के जीने से बेहतर है मैं अपने लबों पे मौसीकी लेकर दम तोड़ना चाहूंगा। ये शिद्दत और प्यास थी मौसीकी के लिए। फिर करीब 1 साल पहले की बात है, उनके गले का ऑपरेशन हुआ था। डॉक्टर्स दोस्त ही थे, फिर भी बहैसियत डॉक्टर उन्होंने मशवरा दिया कि पूरी तरह से गले और अपने जिस्म को आराम दे। पर करीब 24 घंटे बाद ही उन्होंने तीसरा सुर लगा दिया। जब डॉक्टर को पता चला तो उन्होंने जरा फिक्र जताते हुए कहा कि ये आप अपने साथ क्या कर रहे हैं। तो खान साहब ने बड़ा ही बचकाना सा जवाब दिया, जब मेरी आवाज ही मुतासिर रहेगी तो मेरे जीने का मकसद ही क्या होगा। इस दर्जा प्यार था खान साहब को अपनी आवाज से और मौसीकी से। और ये ना ही पहला और आखिरी वाकया था, उनकी जिंदगी के कई वाकये हैं जहां उन्होंने अपने हर तकलीफ को हराकर मौसीकी को जिताया है। तभी वो बड़े गुलाम अली खान साहब हैं। तनक मोर से न जाए तैया बोल, तनक मोर से न जाए तैया बोल, बोलो तनक मोर से न जाए तैया बोल। बड़े गुलाम अली खान साहब जिस दौर के रहे हैं, उस दौर में किसी एक राग को घंटों तक जारी रख पाना, ये बस बड़े गुलाम अली खान साहब के हद की ही बात थी। और इसलिए भी उन्हें 20वीं सदी का तानसेन कहा गया है। खान साहब एक और हुनर में माहिर थे। उन्हें इस बात का गजब का इल्म था कि सामईन क्या पसंद और क्या नापसंद कर सकते हैं, और वो अपने इसी दानिशमंदी से लोगों का दिल जीतते गए। और दिल जीतने की लत इस कदर लग गई थी कि खान साहब वो बस लाइव शो, लाइव कॉन्सर्ट, महफिलें ही सजाना चाहते थे। फिल्मों में गायकी से बड़ा परहेज किया है। पर एक वाकया है, इससे भी जुड़ा है, जिसे हम चाहते हैं कि आप तक पहुंचा दें। बात हिंदी सिनेमा के मशहूर मौसीकार जनाब नौशाद साहब की जुबानी है। शायद आप सभी को पता होगा कि नौशाद साहब रवायती मौसीकी में माहिर थे। तो फिल्म मुगल आजम बन रही थी, उसमें उन्होंने 2 नगमे रवायती मौसीकी के अंदाज में कंपोज किए। और जब उस नगमों की रिकॉर्डिंग की बात आई तो फिल्म के डायरेक्टर प्रोड्यूसर के आसिफ खान ने पूछा कि तानसेन का ये नगमा किससे गवाएंगे। तो नौशाद साहब ने कहा कि कायदे से एक गवाना तो इस दौर के तानसेन से ही चाहिए, वही गाए तो बेहतर है, पर वो फिल्मों में गाना गाते नहीं है। तो आसिफ साहब ने कहा कि आप किसकी बात कर रहे हैं,
तो नौशाद साहब ने कहा, बड़े गुलाम अली खान साहब के। तो आसिफ साहब ने कहा कि आप उनसे मिलने का वक्त लीजिए, मैं चलता हूं। नौशाद साहब ने मिलने का वक्त मुतय्यन कराया और दोनों जा पहुंचे बड़े गुलाम अली खान साहब के पास। तो नौशाद साहब ने बातें शुरू की, या यूं कहें कि मिन्नतें की, कि एक फिल्म बन रही है मुगल आजम और उसमें तानसेन का नगमा है, जिसे आप गा देते तो बड़ी मेहरबानी होती। तो हमेशा की तरह बड़ी नरमी के साथ खान साहब ने ना कह दिया। पर वहीं बैठे आसिफ साहब ने जोर देते हुए कहा कि खान साहब, नगमा तो आप ही गाएंगे, कीमत आपकी, जितनी चाहें। खान साहब झुंझला गए और नौशाद साहब को एक किनारे ले गए और कहा कि ये कौन जनाब हैं, मैं गाना नहीं चाहता और वो इस कदर बात कर रहे हैं। एक काम करता हूं, कुछ ऐसा बोल देता हूं जिससे वो भाग जाएं। तो नौशाद साहब ने बड़ी नरमी से कहा, पर मुझे आपके गाने से जो इज्जत मिल सकती है उससे मैं महरूम रह जाऊंगा। फिर नौशाद साहब ने पूछा, वैसे आप बोलने वाले क्या हैं? तो खान साहब ने कहा कि पैसे ज्यादा मांग लूंगा। तो नौशाद साहब ने कहा कि हाँ, ये आप कर सकते हैं। फिर दोनों आसिफ साहब के पास पहुंचे और खान साहब ने कहा कि मैं एक शर्त पे गाऊंगा, एक गाने के 25,000 लूंगा। नौशाद साहब हैरान थे कि जहां उस दौर के मशहूर व मारूफ सिंगर सिर्फ 500 से 1,000 रुपए लेते हैं, ये एक गाने के 25,000 मांग रहे हैं। खैर, जब आसिफ साहब ने रकम सुनी तो उन्होंने कहा कि बस खान साहब, आप तो हमारे लिए अनमोल हैं। इधर नौशाद साहब सोच ही रहे थे कि आसिफ साहब ने अपनी जेब से 10,000 रुपए निकाले और बड़े गुलाम अली खान साहब को पेशगी दे दी। अब हैरान होने की बारी खान साहब की थी। उन्होंने तो सोचा था कि इतनी रकम सुनकर वो वापस चले जाएंगे, पर यहां तो उन्हें गाने के लिए रजामंद कर गए। खैर, बड़े गुलाम अली खान साहब गाने पर मजबूर हो गए। रिकॉर्डिंग की भी बारी आई। अब खान साहब से हर कोई वाकिफ था कि उनकी गायकी और उनकी ताने कहां तक पहुंच रखती हैं। तो आसिफ साहब ने नौशाद साहब से पहले ही कह दिया कि लव सीन है, रात का वक्त है, जरा खान साहब से कहिए कि ताने हल्की लेंगे। नौशाद साहब ने खान साहब से कहा। तो खान साहब ने कहा कि आप पिक्चर चलाइए। पिक्चर दिखाई गई। फिर खान साहब ने कहा, इसे चलने दीजिए। अब आप समझ गए होंगे कि मुगल आजम का ये नगमा, जो क्लासिकल के साथ साथ रोमांटिक भी है, उसे पिक्चर चलाकर रिकॉर्ड किया गया। जिन्हें म्यूजिक की समझ होगी वो जरूर पहचान गए होंगे कि सॉन्ग कैसे बना हो सकता है। आइए उसी नगमे को आप तक पहुंचाते हैं। जुड़े रहिए हमारे साथ। अब जरा सोचिए कि अगर बड़े गुलाम अली खान साहब हमारे ना हुए होते तो हमने क्या खोया होता। लगता है कि हम खुशनसीब निकले। पर चलिए ये जान लेते हैं कि खान साहब पाकिस्तान से कैसे निकले और हिंदुस्तान कैसे पहुंचे। बात 1957 की है। खान साहब का दिल पाकिस्तान से ऊब गया। जगह रास ना आई, या शायद लोगों को वो रास ना आए। फिर खान साहब ने बंबई के वजीर आला जनाब मुरारजी देसाई की मदद से बंबई बुलाए गए और फिर उन्हें हिंदुस्तानी शहरियत मुहैया कराई गई और फिर बंबई की मालाबार हिल्स में एक बंगला में जगह भी मुहैया कराई गई और इस तरह उनकी रिहाइश कसूर के अलावा लाहौर, बंबई, आपके अपने शहर कलकत्ता और आखिर दिनों में हैदराबाद पहुंचे और लंबी बीमारी के बाद 23 अप्रैल 1968 को वहीं सुपुर्दे खाक हो गए। पर यह उनका अंजाम नहीं, एक नया आगाज था। दुनिया से रुखसत होने के बाद उनके चाहने वालों ने आज भी उनकी मौसीकी को अपने दिलों में विरासत समझकर संजोया हुआ है। घटना